नमस्कार। मैं कल्याण महाविद्यालय भिलाई से डॉक्टर सुधीर शर्मा हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमए हिंदी के विद्यार्थियों के लिए जो प्रश्न पत्र है आधुनिक गद्य एवं अन्य विधाएं, उसमें एक ललित निबंध है चंद्रमा मनसो जात। यह ललित निबंध पंडित विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित है। पंडित विद्यानिवास मिश्र किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि जब भी हमें इस निबंध विधा से संबंधित कोई प्रश्न आएगा, चंद्रमा मनसो जात की समीक्षा व्याख्या, तो हमें थोड़ा सा परिचय लेखक के बारे में देना है। और लेखक के परिचय के दो पहलू होते हैं, उसका व्यक्तित्व और उसका कृतित्व। तो हम देखते हैं कि पंडित जो विद्यानिवास मिश्र हैं उनका परिचय क्या है। पंडित विद्यानिवास मिश्र का जन्म 28 जनवरी 1926 को पकड़डीहा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु हुई 14 फरवरी 2005। तो यह लगभग 79-80 साल की जो यात्रा है वो भारतीय निबंध के लिए, खासकर हिंदी के निबंध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन लेखकों ने, जिन निबंधकारों ने ललित निबंध को एक स्वतंत्र विधा के रूप में विकसित किया और पहचान दी, उनमें एक बहुत बड़े ललित निबंधकार पंडित विद्यानिवास मिश्र जी थे। उनकी स्कूली शिक्षा गोरखपुर में हुई। बनारस विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और पाणिनि के अष्टाध्यायी व्याकरण पर उन्होंने पीएचडी की। संस्कृत भाषा विज्ञान, हिंदी के मूर्धन्य विद्वान थे। बर्कले विश्वविद्यालय, वाशिंगटन विश्वविद्यालय में वे अध्येता रहे और पंडित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वे अध्यापक रहे और कुलपति भी बाद में बने। उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी अध्यापन कार्य किया। इसके अलावा वे नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक रहे और एक लोकप्रिय पत्रिका साहित्य अमृत के वे अंत तक संपादक रहे। अनेक सम्मान उन्हें मिले, पद्मश्री, पद्म भूषण जो भारत सरकार का है और भारत सरकार का ही, साहित्य अकादमी सर्वोच्च सम्मान, 72 सदस्यता इत्यादि सम्मान उन्हें प्राप्त हुए हैं। ये उनके व्यक्तित्व का पहलू है। अब मैं बता रहा हूँ आप उनके कृतित्व का पहलू, यानी उनकी कृतियाँ। भाषा विज्ञान और ललित निबंध पर अनेक ग्रंथ उनके प्रकाशित हुए हैं। उनके ग्रंथों की कुछ सूची इस प्रकार हमारे पास है। स्वरूप विमर्श, गांधी का करुण रस, ललित निबंध चिड़िया रैन बसेरा, फागुन दुई दीना, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, गांव का मन, रहीमन पानी राखिए, राधा माधव रंग रंगी, सपने कहाँ गए, चितवन की छाह, भ्रमरानंद का पचड़ा, साहित्य के सरोकार और हिंदी तथा अन्य आलोचना और समीक्षा और भाषा को लेकर हिंदी और हम, आज के हिंदी कवि यज्ञ, हिंदी की शब्द संपदा और भारतीयता की पहचान जैसे अनेक ग्रंथों की रचना उन्होंने की। कई ग्रंथों का संपादन भी उन्होंने किया है। उनकी साहित्यिक विशेषता रही कि वे अपने ललित निबंधों में लोक, भारतीय लोक को मनुष्यता, प्रकृति, संस्कृति, इतिहास, परंपरा, ज्ञान विज्ञान, भाषा विमर्श पर सतत चिंतन करके एक ऐसी अवस्था पे ले जाते थे कि पाठक का मन मनोहर हो जाता था,
वो लालित्य से भर जाता था। अनेक अनुसंधान और उत्कृष्ट लेखन के रूप उनके निबंधों में भी दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर ललित निबंध को ज्ञान और रस के उच्च शिखर पर पहुंचाने वालों में पंडित विद्यानिवास मिश्र का नाम था। और भारतीय संस्कृति के मूल्यों की जो प्रतिष्ठा है, उसकी रक्षा और उसकी स्थापना भी आपने की। ऐसा नहीं कि गांव, देश, प्रदेश तक उनकी यात्रा सीमित रही। उनकी ललित निबंधों की जो यात्रा है, गांव से शुरू होकर पुराणों, अध्यात्मों, अतीत, स्मरण लोक से गुजरते हुए विश्व की संस्कृति और देश दुनिया को खंगाल लेती थी। लोक के प्राणी का जो स्पंदन है, उसको अनुभव करना और लेखन में प्रस्तुत करना पंडित विद्यानिवास मिश्र से सीखा जा सकता है। उनका मन कवि मन था, इसलिए उन्होंने कालजयी ग्रंथों की रचना हमारे सामने की, जिसे आज हम पढ़ते हैं। चंद्रमा मंसोजात निबंध भी उसी श्रेणी में आता है। हम देखते हैं कि चंद्रमा मंसोजात ललित निबंध क्या है। आप सोच रहे होंगे कि निबंध में ललित क्या है। जो मनोहर है, सुंदर है, कोमल है, वही ललित है। निबंध की उत्कृष्ट कला प्राचीन समय में इसे रम्य रचना कहा जाता था। ये एक आत्मीय विधा, व्यक्तिव्यंजक विधा भी कहलाती है और इस पर ज्ञान के बजाय, विचार के बजाय सृजनात्मकता पर बल दिया जाता है। इसकी भाषा की शैली जो है बदरस होती है। इसीलिए कहा गया है कि आत्मा की मनभावन रंगोली है। भाव, विचार, शब्द और अर्थ का ललितमय प्रस्तुतिकरण ललित निबंध में होता है। इसलिए इसे सांस्कृतिक बोध का अनुष्ठान कहा गया है। कालिदास तो कहते हैं कि जीव के साथ तिनके की रक्षा करना ही जीवन मूल्य है। तो जीवन मूल्यों की अगर रक्षा का, परंपरा और नैतिकता का, धर्म, प्रकृति, ज्ञान, विज्ञान का अनुष्ठान देखना है तो आप देखिए ललित निबंध में। और ऐसा ही ललित निबंध है चंद्रमा मंसोजात। जब हम ललित निबंध की समीक्षा करते हैं तो उसमें बुद्धि, अनुभूति, कल्पना, अहम तत्व और अभिव्यंजना शैली, इन 5 तत्वों को प्रखरते हैं। और परखने से, इन 5 तत्वों को परखने से हमें पता लगता है कि ललित निबंधों की विषय वस्तु कैसी है, उसमें आत्म अनुभूति के गुण कैसे हैं, कैसे संदर्भों को लेखक ने लिया है और किस प्रकार के लालित्य का रस उसमें प्रभावित होता है और उसके उद्देश्य लेखन का क्या है। चंद्रमा मंसोजात निबंध का आरंभ होता है चंद्रमा के जन्म कर्म की अनेक कथाओं से। प्रारंभ में ही पंडित विद्यानिवास मिश्र ललित निबंध में कहते हैं, लिखते हैं कि चंद्रमा तो कहीं महर्षि अत्रि की संतान है, कहीं त्रिपुर सुंदर की बाई आंख से समुद्रित कहे गए हैं, कहीं उदधि के वे पुत्र हैं। लेकिन इन सब से अलग जो कल्पना है वह है कि चंद्रमा विराट मनुष्य के मन से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद के श्री पुरुष सूक्त में संस्कृत का श्लोक है और उसी संस्कृत के श्लोक का ये आरंभिक वाक्य है। एक विराट पुरुष जो ब्रह्मा भी हो सकता है, उसके चक्षु से अगर आँख से सूर्य उत्पन्न हुआ है तो उसके मन से, जहाँ उसकी शीतलता है, जहाँ उसका कोमल हृदय है, वहाँ से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि जो मन से उत्पन्न हुए हैं तभी वे बुध के पिता हैं
और मनोभाव के अभिन्न मित्र हैं। ललित निबंध का आरंभ इतने अच्छे ढंग से हुआ है कि पंडित विद्यानिवास मिश्र इस ललित निबंध को आरंभ करते करते धीरे धीरे हमें ज्ञान विज्ञान, पश्चिम अनुसंधान, फिर भारतीय अतीत की ओर लौटना, प्रकृति की ओर लौटना, अनेक लेखकों कवियों को उद्धरण करते हुए चंद्रमा के मन से उत्पत्ति और उसके कारकों को बड़े ही सरल, सहज और सुंदर मनोहर शब्दों से समझाते हैं। चंद्रमा का पथ पृथ्वी की परिक्रमा के साथ साथ मनुष्य की ऊंची उड़ान की लकीर है। जब चंद्रमा मनुष्य के मन से पैदा हुआ है तो मनुष्य के भीतर का जो मनोभाव है वह भी चंद्रमा के साथ साथ चलता हुआ आपको दिखाई देता है। इसीलिए ललित निबंध में कहते हैं कि मन के परतों को समझने के लिए आपको चंद्रमा की परतों को भी समझना पड़ेगा। अब देखिए, प्रारंभ से ही दूसरे ही पद में ललित निबंधकार सीधे विज्ञान की ओर आ जाते हैं और कहते हैं कि माउंट विल्सन की वेधशाला वाली दूरबीन के लिए सुना है कि चंद्रमा की दूरी केवल 25 मील रह गई है और वहाँ से चंद्रमा का चप्पा चप्पा जमीन की पैमाइश कर ली गई है। ये इसलिए कह रहे हैं कि हम मानकर चलते हैं कि चंद्रमा के किरणों से अमृत टपकता है, चंद्रमा अमृतमय है, हमारी मान्यता है। लेकिन विज्ञान ठीक उसके उल्टे है। विज्ञान कहता है कि वहाँ तो बीहड़ है, उजाड़ है और वहाँ कोई जीवन नहीं है। कुल मिलाकर चंद्रमा में रस नहीं है। लेकिन मन के जो परिधि का जो चंद्रमा है उसमें रस ही रस है। अनेक लोगों ने कहा कि चंद्रमा तो छिछोरा है और उसकी अनेक पत्नियां हैं, 27 पत्नियां हैं जो आपस में सौतिया डाह भी करती है। ललित निबंधकार न यत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारका नेमा विधूति भाति कुतोयमग्री श्लोक, अनेक श्लोकों का इसमें सहारा लिया गया है, पदों का भी सहारा लिया गया है कि जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं, चंद्रमा का प्रकाश नहीं, आग की कोई चर्चा नहीं, क्या उठेगी। मन का लोक पृथ्वी के परमाणु में समेटकर समस्त ब्रह्मांड से बड़ा है, उससे भी अधिक दुर्जय है। सूक्ष्म को स्थूल बनाकर देखने का अभ्यास हमारा है। नहीं, पश्चिम हमारे अभ्यास से भिन्न है। हम ससीम से असीम की ओर देखते हैं, स्वरूप से अरूप की ओर देखते हैं और वैखरी से परा की तक पहुंचने की सीढ़ी लगाते हैं। इसलिए हम दृढ़ रूप से कहते हैं कि चंद्रमा मनसोजात, चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ है। वे ललित निबंध को विस्तार देते हैं और विस्तार देते हुए वे धर्म पुराण मनोजगत की ओर आते हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के अगले 2 पहरों का सूना अंधकार की वे चर्चा करते हैं कि यह अंधकार किसने नहीं दिया। व्यास ने दिया, कालिदास ने दिया, सूर्य ने दिया, तुलसी ने दिया, ह्यूगो ने दिया, गेटन ने दिया। लेकिन शक्ति के जो 3 नाम हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महागौरी, जिसमें वैभव की कामना है, जन्मांतर से हम अनुभव करते हैं कि चंद्रमा के 2 पहलू, एक महाअष्टमी का चंद्रमा और एक पूर्णिमा का चंद्रमा। चंद्रमा के लिए अगर कोई कलंक रहा है, कवियों ने अनेक रंग चंद्रमा को
प्रदान दिए। कवियों की भी वे बात करते हैं कि हृदय के अंधकार की सबसे अछूती गहराई, मनुष्य के मन में अगर दुर्बलता है, ऊंचे उठने की प्रेरणा है, उसके भीतर दिव्य ज्योति अगर कोई जगा सकती है तो वो चंद्रमा ही जगा सकती है। और रहीम का भी उल्लेख करते हुए कहते हैं कि कृष्ण, तुम मेरे भीतर आकर बस जाओ। ये जो श्लोक है इसका उपयोग फलित ज्योतिष में किया जाता है, चंद्रमा मंसोजात का। और फलित ज्योतिष में माना जाता है कि रोहिणी का जो चंद्रमा है वो बहुत प्रबल होता है, बहुत लाभकारी होता है। रोहिणी चंद्रमा की आरोहिणी है, आश्रिता है, इसलिए उसके घर में चंद्रमा जाकर सर्वोच्च हो जाता है। स्वयं श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ, इसलिए वे ब्रजचंद्र हुए। रामचंद्र का जन्म सूर्य नक्षत्र में हुआ, इसलिए वे भानु कुल भानु माने गए। श्री कृष्ण मनोभाव के ज्ञाता हैं, मन के मीत हैं, क्योंकि वे चंद्रमा से बने हुए हैं। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि कैसे दलित निबंध में धीरे धीरे एक विषय को सुंदर ढंग से रबर की तरह खींचा जाता है। और ये जो लचीलापन है वही निबंध की विशेषता है, वही हमें ज्ञान विज्ञान, धर्म पुराण, मनोभाव की सैर कराता है। ललित निबंध में वे कहते हैं, कथा का भी सहारा लेते हैं कि किशोर और किशोरी के प्रेम के भीतर का अंतर्द्वंद भी अगर जानना है तो भी आप देख सकते हैं। प्रेम और बंधन तथा उसकी मुक्ति का प्रसंग भी लेकर आते हैं। इसमें एक हरसिंगार का भी प्रसंग है। घनानंद की भी वे याद दिलाते हैं और कहते हैं कि हरसिंगार चंद्रमा की किरणों को देकर झरता है, हरसिंगार के फूल। और हरसिंगार की जो प्रदेयता है, यौवन, प्रेम और प्रकृति के मनोरम दृश्यों को देखकर वे प्रेम और बंधन तथा मुक्ति के संदेश देते हैं, उदारता की सीख देते हैं। निबंधकार यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम की भी सुंदर व्याख्या करने लग जाते हैं। और वे अपने निबंध को समेटते हुए अपने मूल उद्देश्य पर आ जाते हैं कि जिस विराट मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, वह मन एक आशा का दीप जलाता है, वह आशा का बल देता है। मन की जो ज्वाला है उसे बुझाने में चंद्रमा हमें मदद करता है, हमारे दुख के दिनों को उबारता है। इसीलिए हमको इस मंत्र का जाप करना चाहिए कि चंद्रमा मनसो जात, मन के अवसाद से वह व्यक्ति उबर जाएगा जो चंद्रमा मनसो जात की बात करेगा। ये इस रोहिणी नक्षत्र का और चंद्रमा के इस रूप का सबसे बड़ा लाभ है। अंत में हम देखते हैं कि ललित निबंधकार की जो भाषा शैली है, ये इसका विषय वस्तु पक्ष हुआ। वर्णन की जो शैली है वो विवरणात्मक और बतरस शैली में है। निबंधकार निबंध के भीतर अपने विराट अनुभव के साथ विराट मनुष्य के साथ उपस्थित है। वो विस्तार दे रहा है, लालित्य के रस के संचार देने में सहायक बन रहा है।
इसलिए इसकी जो शैली है वो अत्यंत लालितपूर्ण सरस प्रवाहमय शैली है कि भाषा विद्यानिवास मिश्र तत्सम शब्दों के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ वे आम पाठकों को भी आकर्षित करते हुए अपने निबंध में संप्रेषण की भूमिका को निर्वाह करते हैं। कुल मिलाकर जो उद्देश्य ललित निबंधकार का है कि चंद्रमा के पक्षों को समझाना, मनुष्य को अंधकार से लड़ने के लिए प्रवृत्त करना, मनुष्य के मन के विकारों को दूर करना और चंद्रमा की शीतलता के अनुभव का संचार करना, इसमें वे सफल हुए हैं। इस निबंध में चंद्रमा की उत्पत्ति से लेकर पूर्णिमा, अष्टमी, अंधकार, उसके कलंक, मनुष्य के मन के भीतर के भाव, मनोजगत का विश्लेषण करते हैं। वे प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, हरसिंगार चंद्रमा के साथ हरसिंगार को प्रस्तुत करते हैं, उसके पृथ्वी के प्रति दान को समर्पित करते हैं। इसमें हरसिंगार के फूलों के झरने का संगीत आपको मध्यम मध्यम सुनाई देता है। वे घनानंद, रहीम, सुर तुलसी को लेकर आते हैं, वे विज्ञान को लेकर आते हैं, वे राम और कृष्ण के जन्म को लेकर आते हैं, वे रोहिणी नक्षत्र की महिमा का बखान करते हैं। कुल मिलाकर मनुष्य के भीतर जो लालित्य है और उसके भीतर की ज्योति है, उसको शांत करते हुए, उसके मन को शीतलता प्रदान करते हुए ललित निबंधकार अपने उद्देश्य में सफल हुए हैं। चंद्रमा तो उनके लिए एक बहाना है। चंद्रमा मंसोजात हमारे समय का एक महत्वपूर्ण निबंध है। विद्यार्थियों, जब आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो इन सब बातों को सिलसिलेवार बताना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि ललित निबंधकार विद्यानिवास मिश्र का परिचय देते हुए चंद्रमा मंसोजात निबंध की समीक्षा कीजिए, या चंद्रमा मंसोजात की विषय वस्तु को बताइए, या चंद्रमा मंसोजात की भाषा शैली को बताइए, या लेखन, इस निबंध के लेखन का उद्देश्य क्या है इसको बताइए, या कोई व्याख्या के कुछ पद भी